अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और आज हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 12.1 से 12.4 तक। आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने थ्योरी का पोर्शन, साइड इंफॉर्मेशंस और एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 12.1। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन द रीजन? एक्सप्लेन। सो यहाँ पे जो बात बताई गई है वो ये कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में V फाइनल माइनस V इनिशियल वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट पे भी V होगा, इनिशियल पे भी V होगा, चेंज जीरो आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब होती है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के जरिए से, सो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर V जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हुई। इसकी एग्जांपल है गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन। हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया था जिसके सरफेस के ऊपर हमने एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी दी थी। इस तरह से हमने ये बात कही थी और प्रूफ की थी कि इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सो एग्जांपल और समझाने की गर्ज से मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट कंसीडर करता हूँ। तो इस पॉइंट पे कितना हुआ, वो भी प्लस 5 वोल्ट हुआ। क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। हमने ये बात भी प्रूव की थी कि इस स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसका मतलब है इस सेंट्रल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वो भी प्लस 5 वोल्ट होगा। कहीं पे भी कोई पॉइंट ड्रॉ कर दें इस स्फीयर के अंदर या सरफेस के ऊपर, वहां पे पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट है और किसी भी सेम पोटेंशियल वाले दो पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ जीरो होती है। हाँ, आप इस स्फीयर से आउटवर्ड डायरेक्शन में चलें इस तरह से नॉर्मली। सो अगर इस पॉइंट पे प्लस 5 वोल्ट है तो हो सकता है आगे जाते हुए प्लस 4 वोल्ट आए और फिर प्लस 3 वोल्ट आए और किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करे। लेकिन अगर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमन उस रीजन में जीरो ही होगी। सो आपने जो भी आंसर लिखना है उसमें ये तमाम बातें एक्सप्लेन करनी है। हम जरा प्रॉपरली इस आंसर को रीड आउट भी कर लेते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, if potential is constant throughout a given region of space, it means V is constant. That means delta V is zero. एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा है डेल्टा V is equal to zero. Since we know that electric field is negative gradient of potential given by the expression E is equal to minus delta V by delta R. So if delta V is zero, then E is also zero. i.e., if potential is constant throughout a given region of space, then electric field strength is zero in the region. अब यहाँ पे ये जो हमने एक्सप्रेशन यूज किया है IE, ये एक्चुअली लैटिन एब्रिविएशंस हैं, लतीनी जुबान से लिए गए हैं और ये बनते हैं IDEST। इन अल्फाज का मतलब क्या है? इन अल्फाज का मतलब है इन अदर वर्ड्स। सो यहाँ पे IE का मतलब इन अदर वर्ड्स होता है और हम आमतौर पे से दैट इज भी पढ़ लेते हैं। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 12.2 है। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। सो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर होती है। आप इसे K Q ओवर R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R के इक्वल होता है और आप उसे K Q ओवर R भी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ से ये बात क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। सो अगर आप किसी पॉजिटिव फील्ड चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं इस तरह से,
तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां पे इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लेट्स से 4 न्यूटन पर कूलम है, तो जब आप फासला डबल कर देंगे तो वो 4 गुना कम होके 1 न्यूटन पर कूलम बचेगी। लेकिन अगर यहाँ पे पोटेंशियल लेट से 4 वोल्ट है तो वो यहाँ पे 2 वोल्ट होगा, वो आधा हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड 3D होती है, स्पेस में तमाम डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस वजह से इनवर्स लॉ को फॉलो करती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल होती है, 3D होती है, स्फेयर में तमाम डायरेक्शंस में इक्वली इफेक्ट रखती है, इसलिए वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पानी की सरफेस पे बनने वाली वेव्स की तरह 2D होता है, इसलिए वो इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन इस तमाम डिस्कशन के अलावा हम ये बात देख सकते हैं कि अगर फासला बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और इसके अलावा अगर यहाँ पे फासला बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा। सो दोनों केसेस में ही अगर आप किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फील्ड चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी ज्यादा तेजी से आएगी जबकि पोटेंशियल में कमी कम रैपिड होगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमने किस तरह से करना है? इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर गिवन बाय E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square and V is 1 over 4 pi epsilon naught Q over R. We can clearly conclude that electric field follows inverse square law while electric potential follows inverse law. So E is proportional to 1 over R square and V is proportional to 1 over R. If we follow an electric field line due to a positive point charge, then distance from the point charge continues to increase. It is clear from the above explained relations that both electric field strength and electric potential decrease in the case. So ये इस क्वेश्चन का आंसर है। So आप लोग यहां से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.3, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके लिए यूज की जाती है एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक ब्रास डिस्क होती है जो कि एक इंसुलेटर कॉर्क से गुजरते हुए नीचे गोल्ड लीव्स को हैंग करती है, और जब गोल्ड लीव्स के ऊपर सिमिलर चार्ज आता है तो वो डाइवर्ज अवे करते हैं। तो अगर हम इस बात को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन होगी कि लेट से इस तरीके से एक ग्लास जार है, ये इस जगह के ऊपर इसकी नेक है, और इसकी नेक के अंदर हमने एक कॉर्क लगाया हुआ है इस तरह से, और यहां से एक ब्रास जो कि एक एलॉय है उसकी रॉड गुजर रही है जो कंडक्ट कर सकती है। इसके एंड के ऊपर यहां पे 2 गोल्ड लीव्स हैंग्ड हैं, और ऊपर इस जगह के ऊपर ब्रास की डिस्क है। यहां पे इसको किसी ऐसे मटेरियल से रब कर दो जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ब्रास से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा और यहाँ पे इस पूरी ब्रास डिस्क के ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो कि तो ये जो गोल्ड लीव्स हैं ये यहाँ पे डाइवर्ज पोजीशन में होंगे इस तरह से, क्योंकि इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है जो कि दोनों गोल्ड फॉइल्स के ऊपर है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनके दरमियान में रिपल्जन होगी। सो अब अगर आप कैपेसिटर की वो प्लेट इसके करीब लेके आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मजीद इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा हो जाएंगे, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की मजीद कमी हो जाएगी। ये जो गोल्ड लीव्स हैं इनकी डाइवर्जेंस पहले से भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी और ये पहले से भी ज्यादा डाइवर्ज हो जाएंगे। सो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डाइवर्जेंस में इंक्रीमेंट इस बात का प्रूव है कि जो प्लेट कैपेसिटर की इस ब्रास डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाई गई है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट तरीकाकार है वो ये कि आप एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यूज कर लें। सो अगेन मैं यहां पे इस जगह के ऊपर जार ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी ये नेक है, और इसके नेक के अंदर आपने एक कॉर्क अटैच किया हुआ है जो कि इंसुलेटर है। इस कॉर्क के अंदर से
ब्रास की रॉड गुजर रही है और ऊपर ब्रास की एक डिस्क इस तरह से अटैच की गई है और इसके नीचे यहाँ पे गोल्ड फॉइल्स हैंग कर रही हैं। अब अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि इस ब्रास की डिस्क को किसी ऐसे मटेरियल से रब करो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और ब्रास की ज्यादा हो, तो ब्रास उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इक्वल फासले के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये जो पूरा सेटअप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये गोल्ड लीव्स डाइवर्ज कर जाएंगे कुछ इस तरह से। अब अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स इसके करीब लेके आते हो, 2 प्लेट्स, तो अगर जो प्लेट करीब आई है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पे इस ब्रास डिस्क के ऊपर मजीद इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लेगी। नतीजा क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, चार्जेस की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये जो डाइवर्जेंस है ये कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है किसी कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है या नहीं, इसको टेस्ट करने का एक तरीकाकार ये है कि आप पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यूज करो। अगर प्लेट लाने से डाइवर्जेंस इंक्रीज करती है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की, तो कैपेसिटर की वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यूज करोगे, तो अगर पॉजिटिव प्लेट करीब आती है कैपेसिटर की, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे गोल्ड लीव्स की डाइवर्जेंस डिक्रीज करेगी। एक और बात इंफॉर्मेशन की यहाँ बताता चलूं कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को समटाइम्स बुक्स कंडेंसर भी लिखती हैं। ऐसा क्यों है? आपने देखा होगा कि जब हम गर्मियों में एक ग्लास में ठंडा पानी भर के रखते हैं तो उसके गिर्द आके वेपर्स कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। सेम वैसे ही कैपेसिटर की प्लेट्स अपने ऊपर चार्ज को उन ड्रॉपलेट्स की तरह फ्रोजन फॉर्म में रखती है, इसलिए हम इसे एक चार्ज कंडेंसर भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये पता लगाने का एक तरीकाकार ये भी है कि जब आपने कैपेसिटर को चार्ज किया था तो उस वक्त जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड थी किसी स्विच से होती हुई, ऑब्वियसली वो प्लेट पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। लेकिन ये सिर्फ चार्जिंग के प्रोसेस के दरमियान में बताया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स ऑलरेडी चार्ज हैं और आपको पता नहीं है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो आप क्या कीजिए, आप इसके गिर्द एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कीजिए। अब वोल्ट मीटर इस तरह का एक डिवाइस है जिसके ऊपर यहाँ पे स्केल लगा है। इधर लिखा हुआ है 0, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे लेट्स से 3 वोल्ट लिखा है। इधर भी 1 वोल्ट लिखा है लेकिन ये नेगेटिव स्केल है और यहाँ पे जो नीडल मूव कर सकती है वो नीडल यहाँ पे इस तरह से इनिशियली 0 लाइन के ऊपर होती है लेकिन वो मूव कर सकती है। यहाँ पे इसके कनेक्टिंग टर्मिनल्स मौजूद होंगे और कनेक्टिंग टर्मिनल्स के 2 कलर्स होते हैं। एक कनेक्टिंग टर्मिनल ब्लैक होता है और एक होता है रेड। आपने रेड कलर का कनेक्शन कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से बना दिया और ब्लैक कलर का कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से बना दिया, तो ये जो नीडल है ब्लैक कलर की, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी जो कि नेगेटिव स्केल है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपने अभी कनेक्शन उल्टा बनाया है। लेकिन अगर आप कनेक्शन इस तरह से करो कि जो कैपेसिटर की नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसको नेगेटिव टर्मिनल से और जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसको यहाँ पे रेड टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे, तो जो डिफ्लेक्शन है नीडल की वो पॉजिटिव स्केल के ऊपर आ जाएगी। ये भी इस बात का श्योर टेस्ट है कि जो कैपेसिटर की प्लेट आपने रेड टर्मिनल से कनेक्ट की है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अदरवाइज नेगेटिव स्केल होगा तो फिर ब्लैक टर्मिनल से कनेक्टेड जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। इस तरीके से आपने इसका आंसर करना है। हम जरा इस आंसर को प्रॉपर्ली रीड आउट भी कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर है, to identify that which plate of the capacitor is positively charged, we use a positively charged electroscope. If the positively charged plate of the capacitor is brought near the disk of positively charged electroscope, the divergence of its gold leaves tend to increase. On the other hand, if positively charged plate of the capacitor is brought near a negatively charged electroscope, the divergence of its leaves tend to decrease. Both of above tests can be used to identify that which plate of capacitor is positively charged. Another method to identify that which plate of the capacitor is positively charged is that the plate which was connected to positive terminal of battery during its charging process is positively charged. We can also identify the positively charged plate of a capacitor by connecting the terminals of voltmeter to the capacitor's plate.
if the red colored terminal of voltmeter is connected to a plate and black terminal of the voltmeter is connected to another plate of the capacitor causes the deflection of the voltmeter's needle in positive scale, it means that the side of capacitor's plate which is connected to red terminal of voltmeter is positively charged. So ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन 12.4 है, डिस्क्राइब फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ए है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, बी है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। सो हम यहाँ पे ए केस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे एक ऐसी प्लेट्स का सेट लेते हैं जिसके ऊपर सिमिलर और इक्वल चार्ज है, लेट से मैं कहता हूं कि ये दोनों प्लेट्स ही पॉजिटिवली चार्ज हैं, इस तरह से इसमें से एक प्लेट को आप प्लेट नंबर 1 और दूसरी प्लेट को प्लेट नंबर 2 का नाम दे दें। इसके दरमियान में आप कोई चार्ज Q प्लेस कर दें। इसके ऊपर प्लेट 1 की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी जिसका नाम होगा F1 और प्लेट 2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी F2। फिलहाल हमने यहां पे इस चार्ज Q को पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है। सो अब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करेंगे, F1 प्लस F2 लिखेंगे तो आंसर आएगा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। होगा क्या कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस जगह के ऊपर F1 को ड्रॉ करना है, फिर उसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रखनी है और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देना है, ये बनेगा F2। अब यहाँ पे पहले की टेल और आखिरी का हेड एक ही पॉइंट पे आ गया तो नेट फोर्स नल वेक्टर होगी। आप इस बात को स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जब आप स्केलर फॉर्म में इस तरीके से समेशन लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस ऐड हो रही हैं, राइट साइड वाली फोर्स पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड वाली फोर्स नेगेटिव है। और इसके अलावा जब आप इसकी जगह पे QE1 माइनस QE2 लिखेंगे और फर्दर ये कि यहाँ पे QE1 माइनस E2 लिखेंगे तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो बनेगी। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस का सम है वो जीरो आएगा। इस डायग्राम को हम डायग्राम 1 का नाम दे देते हैं और इस बात को जब हम अल्फाज की सूरत में एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर लिखा जाएगा। इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज विल बी जीरो एज शोन इन डायग्राम 1। The expression for net force is given by the following relation। तो डायग्राम बना देनी है और आपने ये आंसर कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। सो बी पार्ट है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। सो यहाँ पे हम एक प्लेट्स का सेट बना लेते हैं जिसके ऊपर अब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन टाइप ऑपोजिट होगी। सो एक प्लेट लेट से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखती है। अब यहाँ पे एक चार्ज प्लस Q प्लेस करें, पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दें। सो इसके ऊपर प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 से फोर्सेस एक्ट करेंगी। प्लेट नंबर 1 की जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी, उसको मैं यहाँ पे स्केलर फॉर्म में F1 लिख रहा हूँ और जो फोर्स प्लेट नंबर 2 की वजह से है वो भी इसी डायरेक्शन में है और उसको हम यहाँ पे स्केलर फॉर्म में F2 लिख देते हैं। अगर आप इन फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में ऐड करना चाहें तो आप सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करें, उसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रखें और उसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये बन जाएगा F2। फिर आप क्या कीजिए, पहले की टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन कर दें, ये हमारी नेट फोर्स का एक्सप्रेशन होगा और ऑब्वियसली ये नेट फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं होगी। अगर आप इसका एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये लिखा जाएगा F net is equal to F1 plus F2 and the answer is not equal to null vector और जीरो वेक्टर। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्केलर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे सम ऑफ फोर्सेस कीजिए, दो फोर्सेस ऐड होंगी F1 प्लस F2। इसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए QE1 प्लस QE2 और ये बन जाएगा QE1 प्लस E2 और ये दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप होके यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगी और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली एक चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड से डबल होगी। सो इसका मतलब है अगर एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर किया जाए
तो ये फोर्स पहले से डबल होगी। अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला के एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया जाए तो फिर सिंपली QE एक्सप्रेशन आएगा और जाहिर बात है इसका आंसर 0 नहीं है। सो इस डायग्राम को हम डायग्राम 2 का नाम दे देते हैं। सो हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? If the point charge is placed between two plates with opposite but equal charges, the net force on the point charge will not be equal to 0 as explained in diagram 2. The expression for the net force is given below. तो स्केलर फॉर्म लिखी है सिग्मा Fx is equal to F1 plus F2 है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एड अप हो जाएंगी जिसकी वजह से सम 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप E के साथ सब्स्क्रिप्ट में 1 और इसके साथ 2 भी लिख लें ताकि पता चले कि ये डिफरेंट प्लेट्स की बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसने एड अप होके यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक बना लेनी है जिसकी वैल्यू पहले से डबल होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए खुदा हाफिज।